हेलो फ्रेंड्स, इंडस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि उत्तरी ध्रुव आपका क्या है? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव। आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर दो ध्रुव हैं, एक उत्तर में है जिसको हम लोग कहते हैं उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिण में है जिसको हम लोग कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। तो इन्हीं दोनों से संबंधित आपका प्रश्न है कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को, यानी इन दोनों को, उत्तरी से दक्षिणी को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है। काल्पनिक रेखा का मतलब हुआ कि ऐसा कोई वास्तविक रेखा नहीं है, हम लोग सिर्फ कल्पना करते हैं अपनी स्टडी के लिए, मतलब पृथ्वी के बारे में स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, तो दोनों को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा मान लेते हैं जो कहां से गुजरती है, तो पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरती है। ठीक है, वास्तव में ऐसी कोई रेखा नहीं है, हम लोग सिर्फ कल्पना करते हैं अपनी सुविधा के लिए, पृथ्वी के बारे में अध्ययन करने के लिए। तो मान लीजिए आपका ये क्या है, ये है आपका पृथ्वी। अब इसका जो उत्तर में, सबसे उत्तर में जो है ये कहलाता है उत्तरी ध्रुव और सबसे दक्षिण में जो है ये आपका कहलाता है दक्षिणी ध्रुव। तो वही है कि इन दोनों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, तो मान लीजिए इन दोनों को मिलाने वाली जो कहां से गुजरेगी, तो पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरेगी। तो इन दोनों को जो मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है वो क्या कहलाती है? जैसे आप ग्लोब में देखते हैं, आप जब घुमाते हैं तो कहीं ना कहीं घूमता है, क्यों? क्योंकि बीच में एक छर रहता है, चाहे वो प्लास्टिक का हो या धातु का हो। वास्तव में ऐसा कोई छर नहीं है पृथ्वी के आर पार, सिर्फ हम अध्ययन करने के लिए क्या करते हैं, काल्पनिक रेखा मान लेते हैं। तो वही कहता है कि इस दोनों को जो मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है वो क्या कहलाती है? तो ध्यान में रखना है कि ये हमारा अक्ष कहलाता है, यानी एक्सिस कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका एक्सिस कहलाता है। ठीक है, यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा या फिर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो है क्या कहलाता है? अक्ष यानी एक्सिस कहलाता है, जिस पर पृथ्वी क्या करती रहती है, लट्टू के समान घूमती रहती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि जहां सालों भर बर्फ जमी रहती है, यानी पृथ्वी का वैसा क्षेत्र जहां सालों भर क्या जमी रहती है, बर्फ जमी रहती है, वह क्षेत्र क्या कहलाता है? ठीक है, आपको बताना है कि पृथ्वी पर वैसा क्षेत्र जहां सालों भर बर्फ जमा रहता है, तो उस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? उष्णकटिबंध कहते हैं या समशीतोष्ण कटिबंध कहते हैं या शीत कटिबंध कहते हैं। हम लोग कल के वीडियो में, यानी इससे पहले वाले वीडियो में अच्छी तरह समझ चुके हैं कि पृथ्वी को ताप के आधार पर 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। कौन कौन? उष्णकटिबंध, दूसरा है समशीतोष्ण कटिबंध या फिर शीतोष्ण कटिबंध, और तीसरा था शीत कटिबंध। अगर आप लोग पिछले वीडियो को नहीं देखे तो वो जाकर देख लें, ज़्यादा समझ में आएगा। लेकिन फिर भी मैं यहाँ कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने का। तो आपको बताना है कि जहाँ सालों भर बर्फ जमी रहते हैं वो क्षेत्र क्या कहलाता है। तो देखते हैं, एक बार हम लोग पिछले वीडियो वाले को थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं। देखिए, ये आपका पृथ्वी है, ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी को प्रकाश कहाँ से प्राप्त होता है? सूर्य से प्राप्त होता है। ठीक है, और ये भी जानते हैं कि पृथ्वी गोलाकार है, इसलिए सूर्य से प्रकाश इसको सभी जगह एक समान नहीं मिलता है। पृथ्वी का आकार गोलाकार है, जिसके कारण सूर्य से इसको जो प्रकाश मिलता है इसके हर एक क्षेत्र पर बराबर नहीं मिलता है। कहीं सीधा मिलता है, कहीं तिरछा मिलता है और कहीं बहुत ज्यादा तिरछा मिलता है। तो जहां सूर्य का प्रकाश सीधा जाएगा वहां ज्यादा गर्मी होगी, जहां तिरछा जाएगा वहां उससे कम गर्मी होगी, और जहां बहुत ज्यादा तिरछा जाएगा वहां तो गर्मी जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि हम जो पृथ्वी को 2 बराबर भाग में बांटते हैं उसको कहते हैं विषुवत वृत्त, ये हम लोग समझ चुके हैं। फिर हम लोग ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, क्योंकि ये आपका बीच का जो है ये क्या है, बीचों बीच है। ये 2 भाग में बांट दिया है पृथ्वी को, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। उत्तर में 23.5 डिग्री हम लोग ऊपर जाते हैं तो हमको कर्क वृत्त मिलता है। फिर 66.5 डिग्री आप जब जाते हैं तो आपको उत्तरी ध्रुव वृत्त मिलता है, और फिर 90 डिग्री पर, मतलब यहां से जब आप करते हैं तो ये आपको क्या मिलता है, ये देखिए 90 डिग्री, ये आपको क्या मिलता है, उत्तरी ध्रुव मिलता है। ये हम लोग समझ चुके हैं। चलिए आगे। अब उसी तरह दक्षिण में जब हम 23.5 डिग्री जाएंगे तो आपको मकर वृत्त मिलेगा, 66.5 डिग्री जाते हैं तो आपको दक्षिणी ध्रुव वृत्त मिलता है, और फिर 90 डिग्री देखिए यहां से जाते हैं यहां से तो आपको दक्षिणी ध्रुव मिलता है। क्लियर है? ये हम लोग अच्छी तरह समझ चुके हैं। अब देखिए होता क्या है कि सूर्य से जो प्रकाश मिलता है इस वाले क्षेत्र पर बहुत ज्यादा मिलता है, और इस वाले क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, तो देखिए ये विषुवत वृत्त है। तो विषुवत वृत्त से देखिए 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे, ये पूरा का पूरा क्षेत्र आपका विषुवतीय क्षेत्र, विषुवतीय प्रदेश कहलाता है, और यहाँ सबसे ज्यादा गर्मी मिलती है।
सबसे ज्यादा गर्मी मिलती है। क्लियर है? इसलिए इसको हम लोग कहते हैं उष्ण कटिबंध। कौन सा कटिबंध? उष्ण कटिबंध। दूसरा देखिए आपका, अब ये 23.5 से 66.5 डिग्री इधर और फिर इधर भी 23.5 से 66.5 डिग्री इधर, दोनों क्षेत्र, ये क्षेत्र और ये क्षेत्र, यहाँ पर पृथ्वी ये सूर्य का प्रकाश जो है तिरछा जाता है। क्या जाता है? तिरछा जाता है, सीधा नहीं जाता है, जिसके कारण यहाँ कम गर्मी मिलती है, इसकी अपेक्षा यहाँ कम गर्मी मिलती है। इसलिए हम इसको इस वाले क्षेत्र को हम लोग कहते हैं समशीतोष्ण कटिबंध। सम मतलब बराबर, शीतोष्ण, शीत मतलब ठंडा, उष्ण मतलब गर्मी, मतलब लगभग बराबर मिलता है। ठीक है, अब देखिए आपका 66.5 डिग्री से ऊपर और इधर भी 66.5 से ऊपर, यहाँ कहाँ तक? 90 तक, यहाँ बहुत ज्यादा तिरछा सूर्य का प्रकाश जाता है, बहुत ज्यादा, जिसके कारण इसको ज्यादा गर्मी प्राप्त नहीं हो पाता है। यानी इतना तिरछा इस दोनों क्षेत्र में जाता है कि सूर्य का प्रकाश जो है उसके साथ जो ताप गया है उसमें उतना क्षमता नहीं होता है कि इस दोनों क्षेत्र के वातावरण या धरातल को वो गर्म कर दे, जिसके कारण इस दोनों क्षेत्र में सालों भर बर्फ जमा रहता है। क्या रहता है? तो सालों भर बर्फ जमा रहता है। तो इस क्षेत्र को हम लोग कहते हैं शीत कटिबंध। क्या कहते हैं? शीत कटिबंध। तो आपका जो आंसर होगा कि जहां सालों भर बर्फ जमा रहती है उसको हम लोग कहते हैं शीत कटिबंध कहते हैं, हमारा ये आंसर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। शीत कटिबंध कहते हैं क्योंकि इस दोनों क्षेत्र में क्या होता है? सालों भर बर्फ जमा रहता है। क्यों? क्योंकि इस दोनों क्षेत्र में सूर्य का प्रकाश जो है बहुत ज्यादा तिरछा जाता है, जिसके कारण उसको उतना गर्मी नहीं प्राप्त होता है, जिससे उसका धरातल हो या फिर वातावरण हो गर्म हो सके। ठीक है, वो क्या होता है? ठंडा ही रह जाता है, जिसके कारण सालों भर बर्फ जमा रहता है। तो ये शीत कटिबंध कहलाता है। क्लियर है? समझ गए ना? हमारा अगला प्रश्न है कि जहां सालों भर गर्मी पड़ती है। पहले वाले प्रश्न में था कि जहां सालों भर बर्फ जमा रहता है, लेकिन अब यहां है कि जहां सालों भर गर्मी पड़ती है वह क्षेत्र क्या कहलाता है। तो अभी तुरंत हम लोगों ने देखा था कि जहां सालों भर गर्मी पड़ती है वो कहलाता है उष्ण कटिबंध। उष्ण मतलब गर्मी, कटिबंध मतलब क्षेत्र, यानी उष्ण वाला क्षेत्र, गर्मी वाला क्षेत्र। देखिए आपका ये क्या है? विषुवत रेखा है या विषुवत वृत्त है, जो पृथ्वी को दो बराबर भाग में बांटता है। ये पृथ्वी को दो बराबर भाग में, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध, और इधर से आप 23.5 डिग्री ऊपर जाते हैं, यानी 23.5 वाले को हम लोग कहते हैं कर्क वृत्त, और नीचे दक्षिण की ओर 23.5 डिग्री आते हैं तो इसको कहते हैं मकर वृत्त। तो ये जो पूरा क्षेत्र है आपका, ये पूरा क्षेत्र ये कहलाता है विषुवतीय क्षेत्र। क्योंकि विषुवत वृत्त के आसपास का क्षेत्र है, इसलिए ये कहलाता है विषुवतीय क्षेत्र। यहाँ जो है सूर्य का किरण सीधा पड़ता है। क्या होता है? सूर्य का किरण सीधा पड़ता है, क्योंकि इसके सामने सूर्य पड़ जाता है। बाकी गोलाकार होने के कारण इस क्षेत्र में कहीं तिरछा, कहीं ज्यादा तिरछा, ये कहीं तिरछा, कहीं ज्यादा तिरछा, लेकिन इस वाले क्षेत्र में जो है विषुवतीय क्षेत्र में सीधा सूर्य का प्रकाश पड़ता है, जिसके कारण इसको बहुत ज्यादा गर्मी मिलता है, जिसके कारण ये लगभग सालों भर क्या होता है? गर्म रहता है। इसलिए यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी होती है, सालों भर यहाँ गर्मी पड़ता ही पड़ता है। तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध। यानी जहाँ सालों भर गर्मी पड़ती है वह क्षेत्र क्या कहलाता है? तो हमारा उष्ण कटिबंध कहलाता है। क्लियर है? क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंध कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि शीतोष्ण कटिबंध में, ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि शीतोष्ण कटिबंध क्या होता है। हालांकि हम लोग समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ जो है बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, कम गर्मी पड़ती है, बहुत ज़्यादा बरसात होती है या अधिक ठंड पड़ती है। तो देखिए पहले हम लोग समझते हैं कि शीतोष्ण कटिबंध क्या होता है। देखिए आपका ये क्या है? पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाला एक विषुवत वृत्त है, ठीक है, और इससे उत्तर की ओर 23.5 डिग्री जो आपका वृत्त है कर्क वृत्त है, और इधर दक्षिण की ओर 23.5 डिग्री जो आपका क्या है? मकर वृत्त है। और इस पूरे क्षेत्र जो है क्या कहलाता है? विषुवत क्षेत्र कहलाता है, विषुवतीय क्षेत्र कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये विषुवत वृत्त के आसपास का क्षेत्र है और इसको सूर्य से सीधा प्रकाश मिलता है। ठीक है, कोई तिरछा प्रकाश नहीं मिलता है, सीधा प्रकाश मिलता है, जिसके कारण यहाँ ज्यादा गर्मी होती है। इसलिए इसको हम लोग कहते हैं, इस पूरे क्षेत्र को हम लोग कहते हैं उष्ण कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध कहते हैं। क्लियर है? अब 23.5 से 66.5 डिग्री जब आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ सूर्य का प्रकाश क्या मिलता है? तिरछा मिलता है उत्तर में भी, और 23.5 से 66.5 आप दक्षिण में भी चले आएंगे तो ये वाला जो क्षेत्र है, यानी 23.5 से 66.5 दक्षिण में और 23.5 से 66.5 उत्तर में, तो इस वाले क्षेत्र में क्या होता है?
तिरछा प्रकाश मिलता है सूर्य का, क्या तिरछी किरणें मिलती है सूर्य की, ठीक है, समझ गया, जिसके कारण यहाँ जो है इसकी अपेक्षा कम गर्मी मिलता है और इस क्षेत्र को ही हम लोग कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध। ये जो आपका क्षेत्र है ये आपका क्या है? शीतोष्ण कटिबंध। क्या है? शीतोष्ण कटिबंध। इसको कम गर्मी मिलता है क्योंकि इस यहाँ पर सूर्य का प्रकाश क्या जाता है, दोनों क्षेत्र में तिरछा जाता है। तो याद रखना है कि शीतोष्ण कटिबंध, इसी को हम लोग सम शीतोष्ण कटिबंध भी कह सकते हैं, यानी सम लगा सकते हैं, सम शीतोष्ण कटिबंध। तो इस क्षेत्र में कम गर्मी पड़ती है, तो शीतोष्ण कटिबंध में कम गर्मी पड़ती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि लीप ईयर क्या है? लीप ईयर को ही हम लोग अधिवर्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अधि मतलब ज्यादा, ठीक है, अधि मतलब ज्यादा, तो इसको हम लोग अधिवर्ष भी कहते हैं। तो यही आपसे पूछा जा रहा है कि लीप वर्ष यानी अधिवर्ष में कितने दिन होते हैं, इसको समझते हैं अच्छी तरह। देखिए हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर क्या कर रही है? घूम रही है। पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर क्या कर रही है? लगा रही है। अपने अक्ष पर भी पृथ्वी घूम रही है और सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगा रही है। और पृथ्वी को जो है सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में कितना दिन का समय लगता है? तो 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। कितना दिन? तो 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है पृथ्वी को किसका एक चक्कर पूरा करने में? सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में। क्लियर है? समझ गए ना? यानी कहने का मतलब है कि इसी को हम लोग क्या मानते हैं? 365 दिन को हम लोग एक वर्ष मान लेते हैं। ठीक है, समझ गए? तो मान लीजिए पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाना शुरू कर दी, ठीक है, तो एक बार चक्कर लगाने में उसको कितना समय लगा? 365 दिन और 6 घंटे। ठीक है, समझ गए ना? अब देखिए पहली बार, फिर दूसरी बार भी आपका क्या होगा? इतना ही समय लगेगा। दूसरी बार चक्कर लगाएगा तो इतना ही समय लगेगा, 365 दिन और 6 घंटे। तीसरी बार लगाएगा तो भी इतना ही दिन लगेगा, 365 दिन और 6 घंटे। चौथी बार लगाएगा तो भी इतना ही समय लगेगा, 365 दिन और 6 घंटे। क्लियर है? समझ गए? तो आप ये जो है इसको 4 बार पूरा चक्कर लगा दिए, ठीक है, और प्रत्येक बार जो है इसको 365 दिन और 6 घंटे का समय लगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि 365 दिन को एक वर्ष मान लेते हैं। लेकिन ये 6 घंटे कहाँ गया? 6 घंटे तो आपका बच रहा हर एक साल। तो पहले साल आपने 365 दिन को एक वर्ष मान लिया, 6 घंटे पहली बार 6 वर्ष आपका बच गया। दूसरी बार भी आपने 365 दिन को एक साल मान लिया, तो इसमें भी आपका 6 घंटे एक्स्ट्रा बचा हुआ है। फिर तीसरी बार भी आपका क्या? 365 दिन को आपने एक साल माना तो 6 घंटे बचा हुआ है। फिर चौथी बार भी आपका 365 दिन को एक साल आपने माना तो फिर इसमें 6 घंटे बचा हुआ है एक्स्ट्रा। तो देखिए 4 6 बचा हुआ है, 6 6 6 6। अभी सबको जोड़िए, 6 6 12 6 18 6 24, यानी चौथे वर्ष जाके ये कितना घंटा पूरा कर रहा है? तो 24 घंटे पूरा कर रहा है। और 24 घंटा का मतलब एक दिन। तो चौथे वर्ष ये जो आपका है 24 घंटा जो एक्स्ट्रा हुआ, अब क्या हो गया? चौथे वर्ष जाके एक दिन बढ़ जाएगा। क्या होगा? एक दिन बढ़ जाएगा। और जब बढ़ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? 365 में जुट जाएगा। आपने जो 6 घंटे हर एक साल छोड़ रहे थे तो उसमें क्या हुआ? तो 6 घंटे आपका चौथे वर्ष में जाके क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। पहले वर्ष आपने 365 दिन माना, 6 घंटा बचा हुआ है। दूसरे वर्ष आपने 365 दिन माना, 6 घंटा बचा हुआ है। तीसरे वर्ष आपने तीसरे वर्ष 365 दिन माना, 6 घंटा बचा हुआ है। चौथे वर्ष में जाके आपका 365 दिन माना, लेकिन आपका जो ये चौथा 1 2 3 ये 4 जो 6 बचा हुआ है ये जाके जुट जाएगा चौथे वर्ष में। तो कितना बना लेगा? 6 चौके 24 घंटे बना लेगा। तो 365 दिन इधर और आपका वो 24 घंटे का एक दिन, तो 366 दिन हो जाता है। कितना हो जाता है? 366 दिन। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि लीप वर्ष यानी अधिवर्ष में कितने दिन होते हैं, तो 366 दिन होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो 6 घंटे 4 बार जो बचा हुआ है वो चौथे वर्ष में जाके आपका क्या कर लेगा? 6 6 6, इधर 3 बचा हुआ था और चौथे वर्ष में 1 6, तो 24 घंटे बना लेगा। और 24 घंटे का मतलब हुआ एक दिन। क्लियर है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में।